स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था बेसिक की गतियां कितनी होती है, 3 टाइप से, एक विमीय गति होती है, द्विविमीय और त्रिविमीय। चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था, केवल एक विमीय गति के यानी एक दिशा में जब वस्तु चलती है तो उसके लिए फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, और आज से चैप्टर 4 एक समतल में गति। तो समतल में गति, इसका भी हमने द्विविमीय गति की परिभाषा पढ़ी थी। जब कोई वस्तु एक समतल यानी प्लेन सरफेस पे जब चलती है तो उसकी गति कैसी होती है, द्विविमीय गति। जैसे एक कीड़े की गति या रेंगने वाले जीव की गति कैसी होती है, द्विविमीय गति। अब इस गति के अंदर हमको ऐसे कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांकों के बारे में पढ़ना है जो जिनको हम 2 डायरेक्शन में डिफाइन कर सकें। ठीक है, जैसे ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है और ये जहाँ पे से हम चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका घर मान लो, ये कोई एरिया मान लो जहाँ आपको जाना है। अब यहाँ आपको जाने के लिए मान लो आप कैसे भी रास्ते से गए, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक डिफाइन करने के लिए हमको कितने 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। एक तो सीधी दिशा और एक वहाँ की दिशा, मतलब एक डायरेक्शन ये, एक ये। तो आप कहाँ पहुँच गए, आपके मंजिल पे। और एक बिल्कुल कैसे खींची जाएगी, सीधी दिशा। मतलब कि इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको कितने रास्ते हैं आपके पास, 2। एक तो आप सीधा जा सकते हो और एक आप ऐसे होके ऐसे जा सकते हो। कितने हैं ये, 2 डायरेक्शन। ठीक है, तो ये होता है सदिश और अदिश। ठीक है, क्या कहलाएगा, सदिश और अदिश। सदिश अदिश मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा पढ़ाया था कि सदिश वो होता है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, और अदिश वो होता है जिसमें केवल क्या होती है, परिमाण होता है, दिशा बिल्कुल नहीं होती। इसको इन भौतिक राशियों में समझ लेते हैं। विस्थापन, विस्थापन मतलब कि मान लो आपके पास जैसे ये मेरे पास एक चौक है। ठीक है, ये चौक यहाँ रखा है, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, ये चौक यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो इसकी दिशा है कि यहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ तक, मतलब इस दिशा में गया, तो ये क्या होगा, इसकी दिशा। और परिमाण का मतलब होगा उसने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की, मान लो 12 सेंटीमीटर। तो परिमाण क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। दिशा क्या हो गई, x डायरेक्शन में। ठीक है, तो विस्थापन क्या हुई, सदिश राशि। वैसे वेग होता है, वेग में वस्तु अगर इस दिशा में चल रही है और उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये क्या हो गई, वेग। अगर खाली 40 किलोमीटर प्रति घंटा की बात करें तो क्या कहलाएगा, चाल, क्योंकि दिशा नहीं बता है। और दिशा बता दे तो क्या बन गया, वेग। वैसे ही होता है त्वरण और बल। बल की भी दिशा होती है, ये चाक छोड़ा जाएगा तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नीचे की ओर, तो दिशा क्या हुई, नीचे की ओर। तो ये सारी क्या कहलाती है हमारे लिए, सदिश राशि। अब अदिश क्या होता है और क्यों होती है अदिश, दूरी। तो दूरी तो हम किधर भी जा कर सकते हैं, किसी भी गली में से इधर उधर घूम के आएंगे तो वो क्या कहलाएगी, पूरी यहाँ से यहाँ तक आपको क्या कहलाएगी, दूरी। इसकी कोई दिशा थोड़ी ना है कि हम किस परफेक्ट दिशा में चल रहे हैं। समय, समय नापने के लिए आपको केवल ताप की जरूरत होती है कि आपका टेम्परेचर कितना है, 45 है, 80 है, 90 है, 100 है। हम ये नहीं बताते हैं कि इस दिशा में मेरा 50 है और इस दिशा में मेरा 20 ही टेम्परेचर है ना। तो टेम्परेचर तो एक चीज होती है, केवल क्या, डिग्री से मतलब। चाल, वैसे ये दाब, दाब किस दिशा में लगता है, इसकी भी कोई दिशा नहीं होती। ताप, ठीक है। समय, समय की भी कोई क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती कि इस दिशा में 1 बज रहे हैं तो उस दिशा में 2 बज रहे हैं, है ना, सब दिशा में एक ही बजता है। ठीक है, तो ये होता है सदिश और अदिश। अब सदिश और अदिश की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी चीज की दूरी डिफाइन या वो कहाँ पे है उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मूल बिंदु की, जहां से हम किसी भी चीज को मापते हैं। मान लो आपको यहाँ से कहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना है, तो आप इसके लिए कितने तरीके, मतलब आप जाओ किसी भी रास्ते से, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसको केवल 2 कोऑर्डिनेट में अगर हमको पकड़ना है फाइनल डेस्टिनेशन को, तो उसको ऐसे और कैसे पकड़ेंगे, ऐसे। मतलब आप यहाँ से यहाँ चले तो इसको हम एक डिस्टेंस मानेंगे, उस डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर देते हैं, a वेक्टर से। और यहाँ आके फिर हम इस दिशा में मुड़ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम किस वेक्टर से डिफाइन कर देंगे, b से। देखो ये a लिखा है, ये एक निर्देशांक है जो इस दिशा से यहाँ तक की दूरी को बताता है। और इसके ऊपर जो एरो का चिन्ह है इसको पढ़ा जाता है वेक्टर। क्या बोलेंगे, वेक्टर। और ये जो तीर का निशान है जब किसी वैल्यू के ऊपर लग जाता है तो ये उसको क्या बना देता है, सदिश। मतलब इसमें परिमाण भी है और ये एक दिशा को बता रहा है। बात समझ में आ गई। तो ए वेक्टर आपके लिए क्या कहलाएगा, एक
सदिश जिसकी दिशा भी है और उसका परिमाण भी है। यहां से यहां तक हम कितना चले बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर की दिशा और क्या हो गई परिमाण। तो यहां से हमको इस यहां से यहां तक जाने के लिए कितने दो दिशा की जरूरत है और अब इसका परिणामी ले लेते हैं। इस वाले को क्या बोला जाएगा परिणामी। परिणामी मतलब कि ये क्या है आपका तीसरा वेक्टर है यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां जाने के लिए क्या दो रास्ते हैं, एक यहां से यहां और एक कैसा है सीधा। तो जो परिणामी वेक्टर होता है वो इन दोनों वेक्टरों के क्या होता है हमेशा योग के बराबर होता है, ठीक है। ये एक सदिश योग का नियम। कौन सा नियम है ये, बुक में आप पढ़ोगे, ये है सदिश के योग का नियम। मतलब किसी समतल में अगर दो सदिशों को जोड़ा जाता है तो जो तीसरा वेक्टर होता है, तीसरा सदिश होता है, वो उन दो सदिशों के योग के बराबर होता है। मतलब सी वेक्टर आपका किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, ठीक है। इसको अगर 25 मान लो तो ये 10 हो गया आपका और ये 15 हो गया, तो 10 15 25 और ये ऑलरेडी 25। बात समझ में आ गई। इसके ऊपर एक नियम होता है, एक नियम है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। सदिशों के योग का क्रम विनिमय। सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम। क्वेश्चन आता है सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम बताइए, ठीक है। तो सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम लिखो तथा सिद्ध करो या सत्यापन करो, या फिर ये शॉर्ट में ऐसे भी आ सकता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, या तो ऊपर वाली लाइन आएगी या नीचे वाली लाइन आएगी। नीचे वाली लाइन आएगी तो उसके साथ क्या लिखा आएगा सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे लेके आएंगे ये भी बताया हमने। ए वेक्टर यानी आपको एक डायरेक्शन पकड़ना है कहीं से, तो इसको हम क्या मान लेंगे मूल बिंदु, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको हर चीज के अंदर फिजिक्स के अंदर किसी भी, इसको आप सवाल मत समझना, मतलब ये एक तो एक नियम है और जो हम सूत्र निकालते हैं उसको डेरिवेशन या व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। तो इनको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले शुरुआत पड़ती है मेटर की। मेटर आपको लिखना ही, क्या लिखोगे इसको देख के, चित्र को देखते जाओ लिखते जाओ। माना मूल बिंदु वो है, ठीक है, एक समतल है यानी कि प्लेन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम समतल बोलेंगे, ठीक है। तो एक समतल है जिसमें एक मूल बिंदु वो लेते हैं। अब ओ से ये क्या हुआ ओ और ये ए, तो ओ ए बराबर क्या खींचा हमने ए वेक्टर खींचा। ये ओ से ए है, यहां से यहां तक हमने एक क्या खींची वेक्टर खींचा, इसको नाम दे दिया ओ से ए, क्या है इसका परिमाण दूरी, तो नाम क्या दे दिया इसका ए वेक्टर। ओ ए बराबर ए वेक्टर और ए सी बराबर क्या खींचा बी वेक्टर खींचा। माना एक समतल में मूल बिंदु ओ लेते हैं और ओ से ओ ए बराबर ए वेक्टर और ए सी बराबर बी वेक्टर खींचा। अब ओ सी वेक्टर खींचा, क्या खींचा हमने ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या बताना है ये परिणामी। मतलब ओ सी किसके बराबर हो गया आपका, ओ सी किसके बराबर होगा ओ ए प्लस ए सी के, ठीक है। ये किससे होगा हमारा सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग के त्रिभुज नियम में क्या था, दो वेक्टरों का जो योग होता है वो तीसरे वेक्टर यानी तीसरे सदिश के क्या होता है योग के बराबर होता है। तो तीसरा सदिश योग क्या बना हमारा OC बराबर, तो OC इक्वल होगा OA प्लस AC के, ठीक है। तो सदिश योग के इसके बाद क्या लिखेंगे हम सदिश योग के नियम से। तो सदिश योग के नियम से क्या हो जाएगा सदिश या सदिशों के योग के नियम से, सदिशों के योग के नियम से OC वेक्टर बराबर, इसको क्या लिखना है आपको ऊपर वेक्टर लगाना जरूरी है इसके अंदर। OC बराबर होगा OA वेक्टर प्लस AC
सी वेक्टर। अब ओसी इसको क्या बोलते हैं हम? परिणामी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट। इसलिए इसको कैसे शो कर देता हूं मैं? आर से। तो आर वेक्टर ओसी का मतलब क्या है? आर है, और ओए का मतलब क्या है? ए वेक्टर, और एसी का मतलब क्या है? बी वेक्टर। ये हमारी क्या आ गई? समीकरण ए का। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? देखो ये थोड़ा सा ट्रायंगल के साथ हमारा टेढ़ा, तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं? समांतर चतुर्भुज। अब या पुनः, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करते हैं। कौन सा चतुर्भुज कंप्लीट करा? समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखो, ये डिस्टेंस ये इसके बराबर है, तो ये क्या बना हमारा? बी वेक्टर। और ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो ये क्या बना हमारा? ए वेक्टर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करते हैं। तो ये देखो, इसको नाम दे देते हैं, देखो एक बिंदु था ओ ए सी, इसको क्या नाम दे देता हूं मैं? कैपिटल बी। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? ओ बी बराबर है ए सी के। ये हमें इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओ बी बराबर किसके? ए सी के, और ओ ए बराबर है बी सी के। इसलिए ये भी हो गया, और ये भी है, तो ये भी बी बन गया। ठीक है, अब सदिश योग के नियम से सदिशों के योग के नियम से क्या बना? OB और OC। तो देखो यहाँ पे अगर इसको छोड़ दो तो अब ये भी नीचे वाले ट्रायंगल जैसा ही, यहाँ भी दो सदिश मिल रहे B और A, और इन दोनों का परिणामी क्या जा रहा है? बीच में से जा रहा है परिणामी OC। मतलब ये OC किसके बराबर होगा? OB प्लस BC के। तो ये बना हमारा OC वेक्टर इक्वल टू बना OB वेक्टर प्लस बना हमारा BC वेक्टर। तो OC मतलब क्या है? R वेक्टर है। OB मतलब क्या है? देखो यहाँ पे दिशा और जो चीज आती है पहले उसको लिखना जरूरी है। यहाँ A पहले था, B बाद में, यहाँ B पहले है और A बाद में, और BC बराबर हमारा क्या है? A वेक्टर। इसको देंगे समीकरण 2। अब दोनों की क्या कर देंगे? तुलना, कंपेयर कर दो। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 हुआ 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो क्या कर रहे हैं? देखो तुलना करेंगे मतलब कि ये दोनों पार्ट सेम है, यानी LHS बराबर है तो RHS को बराबर कर देंगे। तो बराबर करोगे तो क्या होगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, ये बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। ये इसके बराबर क्या गया? बराबर में ये। ये आपका क्या आ गया? सदिशों का योग का क्रम विनिमय नियम आ गया समझ में। इसके बाद एक नियम और है, कुछ न्यूमेरिकल्स।